नमस्कार, वेलकम टू हैशटैग स्टडी एजुकेशन। इस वीडियो में हम जनरल स्टडी के अंतर्गत भारत के भूगोल का रिवीजन कंटिन्यू करेंगे, जो कि घटना चक्र की सीरीज है। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, या यूं कहें कि जिसे एक लंबे समय तक मेमोरी में रिटेन रखा जा सकता है, वह बिना मैप की हेल्प के पढ़ना उतना सार्थक साबित नहीं होता जितना मैप के साथ हम स्टडी करके ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन्हें लंबे समय तक मेमोरी में रिटेन रख पाते हैं। लेकिन यह एक वन लाइनर क्विक रिवीजन सीरीज है जो कि किसी भी एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में महत्वपूर्ण तथ्यों को रिवाइज करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। फ्रेंड्स, इस श्रृंखला के अंदर जितने भी प्रश्न मैपिंग से संबंधित हैं उन्हें हम अलग से एक वीडियो में कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मिट्टियाँ। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन्हें रिवाइज करते हैं। पहला है मिट्टियों में काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है, इसे काली मिट्टी कहा जाता है, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर का दूसरा नाम क्या है? यह है काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो इसका सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वह महाराष्ट्र में है। यहाँ पर कथन और कारण से संबंधित एक प्रश्न है। दक्षिण ट्रैप की जो रेगर मिट्टियाँ काली होती हैं और इसका कारण दिया है, उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ह्यूमस तो बिल्कुल भी नहीं होता, प्रचुर मात्रा की बात तो अलग ही है। तो यहाँ पर जो कारण है ये पूरी तरह से गलत है और कथन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो ये तो सही है स्टेटमेंट। और यहाँ पर कारण दिया है, उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो फिर से एक बार यह कारण पूरी तरह से गलत है। आगे देखते हैं, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक जो सुटेबल सॉइल होती है वह है रेगर मिट्टी, जिसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, कथन है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और इसका कारण दिया है, उसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ फिर से सेम जो रीज़न है, इसका असर्शन है वह रिपीट हो रहा है। यह पूरी तरह से गलत है। ना तो इसमें नाइट्रोजन होता है और ना ही इसमें प्रचुर मात्रा में जैव तत्व होते हैं। आगे देखते हैं, स्वतः काली मिट्टी किसे कहा जाता है? तो ये कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है, यानी स्वतः काली मिट्टी ये कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं तो ये मालवा पठार में पाई जाती हैं। मालवा पठार की मिट्टियाँ प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो यह है काली मिट्टी। वह मिट्टी जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वह नमी रोक कर रख सकती है, यानी उसमें नमी रोकने की, मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। तो यह होती है काली मिट्टी। अगला प्रकार है मिट्टी का लेटेराइट मिट्टियाँ। इसमें है, भारत में लेटेराइट मिट्टियों के बारे में सही कथन है। यह साधारणतया लाल रंग की होती हैं। इन मिट्टियों में ट्रैपियोको और काजू की अच्छी उपज हो जाती है। आगे देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित एक प्रश्न है, जिसमें कथन है पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र या उसके कुल क्षेत्रफल की प्रतिशतता कम होती है और इसका कारण दिया है, अधिकांश आंध्र प्रदेश की जो मिट्टी है वह लेटेराइट प्रकार की है। तो यह जो कारण है ये गलत है और यहाँ पर कथन सही है। आगे देखते हैं, लेटेराइट मिट्टी मिलती है तो यह मुख्यतः महाराष्ट्र में मिलती है। लेटेराइट मिट्टियों का जो इसमें प्रधानता होती है, यानी इसमें जो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की होती है, तो ये मालाबार तटीय प्रदेश में सबसे प्रधान रूप से पाई जाती हैं। लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही कथन है, इसमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता। वह मृदा प्रारूप जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनउर्वर यानी अनफर्टाइल होता है। तो यह है लेटेराइट मिट्टी के बारे में। आगे देखते हैं, मिट्टी का प्रकार है दोमट मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो उपजाऊ मिट्टी है वह है जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे जो बड़ा मृदा का वर्ग है यह जलोढ़ मिट्टी है, जिसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो जो पुरानी कछारी मिट्टी है इसे बांगर कहा जाता है। वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम है, तो यह है बलुई प्रकार की दोमट मिट्टी। आगे है दुमटी मिट्टी मिलती है। तो ये मिट्टी के सभी प्रकार के कण, यानी इसमें क्या मिलते हैं? तो ये मिट्टी के सभी तरह के कण इस मिट्टी में पाए जाते हैं। आगे कुछ मिसलेनियस सेक्शन को डिस्कस करते हैं। मिट्टी से संबंधित जो मिसलेनियस प्रकार के विविध तरह के प्रश्न हैं। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम की होती है। आलू, सूरजमुखी, सोधर्म तथा मटर फलों में वह फसल
जो मृदा में नाइट्रोजन को भरपूर कर देती है, यानी जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है। तो यह दाल प्रकार की जितनी मिट्टियाँ होती हैं यह मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाती हैं, जिसमें यहाँ पर इसका आंसर है मटर। आगे देखते हैं भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है तो वह है उड़द। भारत में कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का यानी मिट्टी के लाल रंग का कारण क्या होता है? तो यह फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। आगे देखते हैं भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की कमी है तो वह तत्व कौन सा है? यह तत्व है जस्ता। आगे देखते हैं कथन और कारण से संबंधित एक प्रश्न है। कथन है हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। तो जो फॉरेस्ट कवर है यह तो कारण सही है, लेकिन प्रचुर मात्रा में ह्यूमस का पाया जाना यह गलत है। आगे देखते हैं पौधे की सबसे अधिक यानी पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है, यह चिकनी मिट्टी में मिलता है। मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है यह होती है मृत्तिका। आगे देखते हैं अम्लीय और क्षारीय मिट्टियाँ। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो यह 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। तेजाब मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु इसमें क्या उपयोग किया जाता है? इसमें चूने का इस्तेमाल होता है, लाइम का। आगे देखते हैं मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके ये समस्या काफ़ी हद तक रिड्यूस की जा सकती है। आगे देखते हैं भारत में सर्वाधिक जो क्षारीय क्षेत्र है ये कहाँ पर है? यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो जो लवणीय मृदा यानी जो नमक टाइप की जो मिट्टी है यह मिट्टी गुजरात में सबसे ज़्यादा है और गुजरात में ही सबसे ज़्यादा नमक का प्रोडक्शन होता है। आगे देखते हैं मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक के खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का प्रभाव पड़ता है। तो यह क्या प्रभाव है? यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। आगे देखते हैं चाय बागानों के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है यह है अम्लीय प्रकार की मिट्टी। और इसमें अगला एक टॉपिक है मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। भारत में जिस क्षेत्र में मृदा यानी सॉइल इरोजन की समस्या होती है मृदा अपरदन की, तो वह क्षेत्र कौन सा है? यह है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र एवं चंबल की घाटी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन पाया जाता है। आगे देखते हैं चंबल की घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण सबसे बड़ा अपरदन है और वह है कौन सा प्रारूप है? तो यह जो अपरदन का प्रारूप है यह है अवनालिका अपरदन। आगे देखते हैं मृदा अपरदन प्रक्रियाएं यानी प्रोसेसेस जो आप सॉइल इरोजन का जो सही क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें होता है अस्फाल अपरदन है, उसके बाद है परत अपरदन, देन रिल अपरदन और देन अवनालिका अपरदन। आगे देखते हैं कृष्ण भूमि में वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपरदन सबसे अधिकतम होता है, तो वह कौन सा पौधा है जिसके कारण भूमि का अपरदन सबसे तीव्रता से होता है? तो इस पौधे का नाम है सोघर्म। आगे देखते हैं फसल चक्र आवश्यक है, तो फसल चक्र की क्या यूटिलाइजेशन हो सकती है? तो इसमें मृदा की जो उर्वरा शक्ति है लगातार बढ़ती रहती है यदि फसल चक्र की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। आगे देखते हैं मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? तो यह है फसलों का हेरफेर किया जाए समय समय पर और बेदी का निर्माण किया जाए जिसको टेरेसिंग कहते हैं। और इसके अलावा वायु रोध यानी डायरेक्ट वायु का जो कांटेक्ट है वो मिट्टी से ना हो। आगे देखते हैं भारत में मृदा अपरदन की समस्या किससे संबंधित है? तो इसका एक मुख्य कारण है वनों का विनाश करना यानी वनों का उन्मूलन करना। आगे देखते हैं मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो जस्ट इसका अपोजिट है। यदि वनों का रोपण किया जाएगा, वृक्ष लगाए जाएंगे तो मृदा अपरदन काफ़ी हद तक कम हो सकता है। फ्रेंड्स अगला टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। भोजपत्र मिलता है हिमालय में। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है यह है खैर। वह वन जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है, तो भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सागौन और साल किसके प्रोडक्ट हैं? ये हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के प्रोडक्ट हैं साल और सागौन। आगे देखते हैं पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में एक वृक्ष बाहुल्य है और यह वृक्ष कौन सा है?
ये है देवदार। आगे है वह राज्य जहाँ सिनकोना वृक्ष नहीं मिलता, तो यह छत्तीसगढ़ है। जंगल की आग किसे कहा जाता है, तो यह ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। भारत में सागौन का वन पाया जाता है, यह मध्य प्रदेश है। वह पौधे जिसमें फूल नहीं होते, तो इसे फर्न कहते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक भी उपलब्ध है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई पर उपलब्ध है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या हो सकता है, तो यहाँ पे कारण दिया है, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा यानी पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट है। यह इसकी ऊंचाई में विविधता का डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा कारण है कि जो पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना इसका सबसे बड़ा कारण है। आगे देखते हैं एंटीलोपो ऑरिक्स और चीरू के बीच अंतर क्या है। यह ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है। आगे कुछ सुमेलन दिया हुआ है, इसमें सागौन मध्य भारत में है और नगर भूकंप मंडल है। देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र और सुंदरी सुंदरबन में है। सिनकोना हिमालय की तराई में पाए जाते हैं। सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं सूची 1 को सूची 2 से। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये तराई प्रदेश में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये मध्य गंगा मैदान में पाए जाते हैं। अल्पाइन के वृक्ष हैं, यह अरुणाचल प्रदेश का जो हिमालय वाला एरिया है यहाँ पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यह सह्याद्री में पाए जाते हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट में है। आगे देखते हैं लंबी जड़ों, नुकीली कांटें और सूल युक्त झाड़ियों में लघु वृक्षों वाले अपर्दित अवरुद्ध वन सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ये जो वनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी उनके लक्षण हैं, ये पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। वह वृक्ष जो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, यह है देवदार का वृक्ष। वह राज्य जिनके वनों का वर्गीकरण आर्द्र उष्णकटिबंधीय रूप में किया जाता है, तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं महोगनी वृक्ष का मूल निवास स्थान क्या है। यह उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। सामाजिक वानिकी यानी सोशल जो वेजिटेशन प्रोग्राम है में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वृक्ष प्रयुक्त हुआ है यह खेजरी का पौधा है। आगे देखते हैं लीसा प्राप्त होता है, यह चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित है। इसमें कच्छ वनस्पतियाँ हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं। तो इसमें देखते हैं अच्चरा रत्नागिरी ये महाराष्ट्र राज्य में है। उडापुर कर्नाटक में है। पिचवरम ये तमिलनाडु में है और वेम्बनाड ये केरल से संबंध है। आगे है केरल की कच्छ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यह वेम्बनाड एवं कुन्नूर में पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।